हेलो एवरीवन, आज की क्लास में अपन देखेंगे कस्टम्स एज ए सोर्स ऑफ लॉ। अपन ने लास्ट वाली क्लास में देखा था कि सोर्सेज ऑफ लॉ कितने टाइप्स के होते हैं और अब अपन फर्स्ट कस्टम्स को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। कस्टम्स का अपन ने बोला था कि कस्टम क्या होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, कुछ यूसेजेस होते हैं, उसके बेसिस पे उसको कंटिन्यूसली आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते जाते हो। वो मॉरली सही भी होते हैं, उन सबको आप ऑब्जर्व करते करते एथिकल भी होते हैं, करते करते ऑब्जर्व करते करते क्या बन जाता है, उसको आप रिकॉग्निशन दिलवा देते हो क्या, इन लॉ में, और वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, और उसको हम सब जने क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो आज की क्लास में ये है कि कस्टम होता क्या है, कस्टम के अंदर कितने कितने टाइप्स के कस्टम होते हैं, वो कैसे लॉ बनता है, तो ये सारी चीजें अपन आज की क्लास में देखेंगे। अपन ये भी देखेंगे कि कस्टम्स के एसेंशियल्स क्या हैं, कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो कि मिलकर के क्या बनेगी, कस्टम बनेगा। अब सबसे पहले कस्टम्स एज ए सोर्स ऑफ लॉ, तो अपन यहां से चलेंगे, फिर सेकंड पेज और फिर वो लास्ट में थर्ड पेज। तो फर्स्ट पेज पे अपन आ जाते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि कस्टम प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ लॉ। क्या होता है, कानून तो जैसा जैसा जो लेजिस्लेचर बनाता है वो बन जाता है, बट यहाँ पर ये भी बात बोली है कि जो ऑलरेडी लोगों के जो कस्टम्स चल रहे हैं, जिसके हिसाब से शादियां हो रही है, तो उस कस्टम को लेकर के आप कानून ही बना दो ना, लोग सब उसमें खुश हैं, वो उसमें किसी को इफेक्ट भी नहीं कर रहा है, वो एकदम परफेक्ट चीज है, तो उसको कानून बनाने में प्रॉब्लम क्या है, कानून बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो इस हिसाब से क्या बोला है, कस्टम प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ लॉ। फिर दूसरी बात आती है कि जो कस्टम्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये ऐसे नहीं होते हैं कि भाई साल भर पहले के हैं, 10 साल पहले के हैं, 5 साल पहले के हैं, ये बहुत पुराने कस्टम्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत पुराने कस्टम्स चले आते हैं। तो उन कस्टम्स के बेसिस पर क्या कर दिया, आप कानून बनाते हो। तो कस्टम्स से जब आप कानून बनाते हो तो वो जो प्रोसीजर है ना, वो क्या है, बहुत स्लो है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। कब कस्टम बनेगा, बहुत लंबे टाइम तक उस कस्टम को ऑब्जर्व करो, वो कस्टम चलता जाएगा, प्रथा चलती जाएगी, फिर जाकर के वो क्या बनेगा, कानून बनेगा। तो ये बता रहा है कि यूज ऑफ कस्टम्स इन मेकिंग ऑफ लॉ इज स्लो, बहुत स्लो है, सही में बहुत स्लो है, बट कैन नॉट बी एबॉलिश्ड। बट हम इस कस्टम को एज ए सोर्स ऑफ लॉ एबॉलिश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टम तो जान है सोर्स ऑफ लॉ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कानून बनाता है। वो जो कस्टम होता है उससे पूरी सोसाइटी क्या रहती है, हैप्पी रहती है। अगर अपन ने कस्टम को एज ए सोर्स ऑफ लॉ को रिकॉग्निशन नहीं दी ना, तो जनता जो है, पब्लिक जो है, जो लोग उसको मानते हैं, वो लोग क्या हो जाएंगे, प्रोटेस्ट करने आ जाएंगे। वो लोग क्या हो जाएंगे, आपसे, गवर्नमेंट से जो है वो परेशान हो जाएंगे, और अल्टीमेटली वो किस में आ जाएगा, प्रोटेस्ट में बदल जाएगा। तो जो लोग बाग जिस कस्टम को फॉलो करते जा रहे हैं, उसको कानून को लॉ में बनाने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और कानून भी यही चाहता है कि जो ये लॉ है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो ये लॉ है, ये लॉ किसके लिए है, क्या अपन लोग लॉ के लिए हैं या लॉ अपने लिए है। दो चीजें होती है, पहली लाइन है क्या, वेदर द ह्यूमंस आर फॉर द लॉ, और दूसरी चीज है वेदर द लॉ इज फॉर द ह्यूमन। तो दूसरी चीज है लॉ जो है वो ह्यूमंस के लिए है। यहां पर कहने का मतलब है ह्यूमन इज नॉट फॉर लॉ बट लॉ इज फॉर ह्यूमन। कानून हमारे लिए है, हम कानून के लिए नहीं है, हम कानून के लिए कोई कठपुतली नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि हम लॉ के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, बट लॉ हमको नहीं चलाएगा, लॉ हमको नहीं चलाएगा, हमारा जो भी कंडक्ट होगा वो लॉ हमको नहीं चलाएगा। लॉ किसके लिए है, ह्यूमन के लिए, हम लॉ के लिए नहीं है। तो यहां पर एक और बात क्लियर हो गई कि कानून जो बनता है ना, वो किसके लिए होता है, हमारे लिए होता है, हम कानून के लिए नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम कानून के लिए नहीं हैं, तो हमारा जो भी कस्टम है, हम उस कस्टम को क्या करते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे, और उस फॉलो करते करते कहां पर चले जाएंगे, उसको कानून के अंदर कन्वर्ट करवा देंगे। तो नेक्स्ट, वैलिड कस्टम मस्ट बी ऑब्जर्व कंटिन्यूसली। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि वैलिड जो कस्टम है, अगर आपको कोई कस्टम वैलिड बनाना है तो उसको क्या करना है, कॉन्टिन्यूसली आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए तो कस्टम रीति रिवाज को माना, कुछ टाइम के लिए उस रीति रिवाज पर ब्रेक लगा दिया, बाद में वापस से आपने उस कस्टम को मान लिया, वापस से ब्रेक लगा दिया, फिर आपने कुछ और मान लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ना तो कंटिन्यूटी थी, ना कंसिस्टेंसी थी, और सब कुछ ऊपर नीचे चल रहा था। तो उस कस्टम को वैलिड कस्टम नहीं बनाएंगे। अपन एसेंशियल्स देखेंगे, उसके अंदर सारे कस्टम्स के क्या है, एसेंशियल्स वैलिड माने जाएंगे।
तो ये यहाँ पर बता रहा है कि कस्टम, वैलिड कस्टम कौन से माने जाएंगे, मस्ट बी ऑब्जर्व कॉन्टिन्यूसली, लगातार क्या होते जाएंगे, कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व चलते जाएंगे, फॉर टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल मतलब लंबे टाइम से, बहुत साल पुराना, कोई टाइम फिक्स्ड नहीं है यहाँ पे। टाइम इमेमोरियल का मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई फिक्स पीरियड नहीं है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल नहीं। यहाँ पर का मतलब है टाइम इमेमोरियल मतलब लंबे टाइम से चलता रहेगा, विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी स्टे के, कुछ भी नहीं है, वो क्या चलता जाएगा, कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा, और उसी को हम क्या मानेंगे, वैलिड कस्टम मानेंगे। अब यहां तक तो यही बात। अब इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, एवरी कस्टम नीड नॉट बिकम लॉ। हर कस्टम लॉ नहीं बनेगा। कैसे? अब मैं आपको बता दूं, हर कस्टम कैसे नहीं बनेगा लॉ। क्या होता है, कस्टम तो बहुत तरीके से होते हैं, कस्टम बहुत तरीके से होते हैं। बैड लॉ, बैड कस्टम होता है, और एक गुड कस्टम होता है। बैड कस्टम जैसे शादी का, गुड कस्टम मतलब शादी का। फिर गुड कस्टम एक और हुआ कि अगर आप वो जो कन्यादान का, ये भी क्या हुआ, गुड कस्टम हुआ। अब बैड कस्टम की अपन बात करते हैं, जैसे कि जब भी कुछ होती है, ये बसंत पंचमी आती है तो अपन क्या करवा देते हैं, चाइल्ड मैरिज करवा देते हैं। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो सती प्रथा वाला सिस्टम था। तो ये सारे सिस्टम ये किस में आते हैं, गुड बैड कस्टम के अंदर आते हैं। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं बैड कस्टम और गुड कस्टम। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि एवरी कस्टम में बैड कस्टम भी आ रहे हैं और गुड कस्टम भी आ रहे हैं। तो एवरी कस्टम नीड नॉट बिकम लॉ। तो इसके कहने का मतलब है, दूसरे वे में अपन देखते हैं इसको, बैड कस्टम नीड नॉट बिकम लॉ। बुरे कस्टम्स को लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, और वो लॉ बन भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वो दूसरे को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, सोसाइटी का वेलफेयर नहीं हो पा रहा है, सोशियोलॉजिकल स्कूल के एकदम अगेंस्ट में है। तो जब ये इतनी सारी चीजें हो रही है तो उस कस्टम को आप क्या नहीं बना सकते, लॉ नहीं बना सकते। एक और बंधुआ मजदूरी, जो बॉन्डेड लेबर होता है, जिसमें आप उसे क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करके लेबर आप करवाते रहते हो, आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको हमारे साथ ही काम करना पड़ेगा, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं इंडस्ट्रियल, वो क्या हो गया, इंडस्ट्रियल कस्टम हो गया। तो कस्टम सारे जो भी होंगे उनको क्या होगा, वैलिड कस्टम होने चाहिए। आप इन अनरीजनेबल और इररिलेवेंट कस्टम्स की हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे। फिर हरप्रसाद वर्सेस शिव दयाल का केस था, किसका, प्रीवी काउंसिल का। प्रीवी काउंसिल का केस है, प्रीवी काउंसिल का केस है। इसमें ये बोलता है कस्टम इज ए रूल विच हैज ऑब्टेन्ड फोर्स ऑफ लॉ इन ए पर्टिकुलर फैमिली और रीजन ड्यू टू लॉन्ग यूसेज। ये बता रहा है कि कस्टम एक रूल है जिसको पर्टिकुलर कोई फैमिली या पर्टिकुलर कोई रीजन या कोई एरिया वो क्या कर रहा है, लंबे टाइम से लॉन्ग यूजेज से क्या कर रहा है, उसको यूज करता आ रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, उसकी जो फोर्स है लॉ के अंदर हो गई और उसको कानून की रिकॉग्निशन मिल गई है। फिर अपन और आगे चलते हैं, अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम, कि कस्टम को क्लासिफाई किया हुआ है। कस्टम को किसमें क्लासिफाई किया हुआ है, दो में, एक तो कस्टम्स विदाउट सैंक्शन, एक कस्टम्स हैविंग सैंक्शन। अब यहां पर जो मैंने आपको बताया था गुड लॉ और बैड लॉ, तो उसी तरीके की बात कर लेते हैं। कस्टम्स विदाउट सैंक्शन के अंदर आप मान लो कि ये ऑब्लिगेटरी नहीं होते हैं, मतलब बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखते हैं, आप बाउंड नहीं होते हो कि इनको आपको मानना ही मानना है। तो यहाँ पर कस्टम्स विदाउट सैंक्शन का मतलब, यहाँ पे वो सैंक्शन वो पनिशमेंट वाला नहीं है, यहाँ पर सैंक्शन है परमिशन वाला, कि कुछ कस्टम्स बिना परमिशन के हैं, लॉ की बिना परमिशन के है, और यहां पर है कुछ कस्टम लॉ की परमिशन से है। तो पहले अपन इस पार्ट को करेंगे, बाद में अपन इस पार्ट को फर्दर डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो कस्टम्स विदाउट सैंक्शन का मतलब नॉट ऑब्लिगेटरी, नॉट बाइंडिंग इन नेचर, आपके ऊपर और मेरे ऊपर वो बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि उसको आगे से किसी ने परमिशन नहीं दी है। कस्टम तो है ही, जैसे चाइल्ड मैरिज है, ये सती प्रथा सिस्टम होता है, जैसे हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो क्या करेगा, उसको जला देगा सीधा, उसकी डेड बॉडी के ऊपर ही बैठा करके जला देते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था, वो सती प्रथा का जो सिस्टम था वो क्या कर दिया, एबॉलिश करवा दिया। तो माना था तो वो कस्टम, बट वो बैड कस्टम था और उसको किसी ने परमिशन नहीं दी थी, तो इसीलिए यहां पर बोल दिया कस्टम विदाउट सैंक्शन की बात कर रहे हैं यहां पर। फिर वो ऑब्लिगेटरी नहीं है, ना ही वो बाइंडिंग है, बाइंडिंग भी नहीं है। अब सेकंड, ऑब्जर्व ड्यू टू प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, उसको आप क्यों ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि बाल विवाह था, तो बाल विवाह चाइल्ड मैरिज में क्या करते हैं, घर के सब बड़े मिल जाते हैं,
लड़के लड़की के कि यार अब आप ही मेरे समधी हो, आपको ही मैं अपने घर की बेटी दूंगा, आपको ही मैं अपने बेटे की घर की अपनी बहू बनाऊंगा। तो इस तरीके की आप क्या कर लेते हो, पब्लिक ओपिनियन हो जाती है और सब लोग ये चाहते हैं कि हाँ अभी से ही सब कुछ इनका क्या कर लो, अभी से सब कुछ डिसाइड कर लो। अरे वो ढंग से तो अभी अपना कुछ काम कर पाते हैं नहीं, तो कैसे वो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे। तो वो जो भी जो है कस्टम बना है वो किस हिसाब से बना है, पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर के कारण बना है। किसके कारण बना है, पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर के कारण बना है और उसको कोई परमिशन नहीं मिली हुई है, तो इसलिए वो बाइंडिंग इफेक्ट भी नहीं रखता है। ऑस्टिन ने इसको बोल दिया है पॉजिटिव मॉरलिटी। पॉजिटिव मॉरलिटी के अंदर मतलब लीगल अथॉरिटी कुछ भी नहीं है, कुछ भी लॉ से रिलेटेड नहीं है, जो भी है मॉरलिटी के अंदर जो बात है उस हिसाब से आ गई है। लोगों को हिसाब से लगता है कि यार कस्टम्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमको तो हमारे बच्चों की क्या कर देनी चाहिए, शादी अभी कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ भी इसमें नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये इनको सैंक्शन नहीं मिली है। और ये वाले जो लॉ होते हैं ना, ये कभी भी लॉ नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, कभी भी कानून नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इनको परमिशन नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में अपन आते हैं कस्टम हैविंग सैंक्शन। वो कस्टम जिनको क्या है, परमिशन है, और वो क्या होते हैं, बाइंडिंग इन नेचर होते हैं। क्या होता है, नेचर उनका जो होता है नेचर वो क्या होता है, बाइंडिंग इफेक्ट रखता है। आपको, हमको, हम सबको उसे क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब वो जो नेचर है, वो कस्टम्स हैं, उन कस्टम्स को अपन ने फर्दर दो टाइप्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक हो गया लीगल कस्टम, एक हो गया कन्वेंशनल कस्टम। अपन आगे आ रहे हैं, तो पहले मैं लीगल कस्टम को एक्सप्लेन करूंगा। लीगल कस्टम के अंदर लिखा हुआ है ऑथोरिटी इज एब्सोल्यूट एंड फोर्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय लॉ। सिंपल, मैंने अभी आपको बोला कि ये क्या है, बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं। और ये जो भी लीगल कस्टम है ये क्या होते हैं, 100% इसको अथॉरिटी मिली हुई होती है और लॉ ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ होता है। एंड फोर्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज एंड एनफोर्स्ड बाय लॉ। उसका जो भी लीगल कस्टम का जो भी फोर्स, जो भी इंपॉर्टेंस है, उसको किसने रिकॉग्नाइज किया है, लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है। और इसको एनफोर्स भी किसने किया है, लॉ ने कर दिया है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, लीगल कस्टम। जो भी कस्टम है, रीति रिवाज को क्या मिल गई, मान्यता मिल गई, लॉ ने उसको परमिशन दे दी, तो वो हो गया कस्टम एज सोर्स ऑफ लॉ। अब ये जो लीगल कस्टम है ये भी फर्दर दो में और ज्यादा आगे जाकर के डिवाइड हो जाता है, जनरल कस्टम और लोकल कस्टम। कौन सा, जनरल कस्टम और लोकल कस्टम। तो जनरल कस्टम के अंदर मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल शादी होती है सप्तपदी, 7 फेरे, तो ये क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया में हिंदू के अंदर क्या होती है, ऐसे ही शादी होती है। तो ये एक जनरल कस्टम हो गया और उसको बना करके क्या हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट आ गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लोकल कस्टम की। तो ये तो जनरल कस्टम है, ये पूरी टेरिटरी में लागू होगा, पूरी टेरिटरी में इसको रिकॉग्निशन मिलेगी। अब अपन यहाँ पर बात करेंगे लोकल कस्टम की। मतलब लोकल मतलब आपके एरिया में या आपके बाहर के थोड़ा सा एरिया में, जैसे जोधपुर में हो गया, राजस्थान के लेवल पर हो गया, तो एक तरीका क्या हो गया, लोकल कस्टम हो गया। और जनरल कस्टम क्या हो गया, नेशनल टेरिटरी में कस्टम हो गया। अब लोकल कस्टम भी दो में डिवाइड हो रहे हैं, ज्योग्राफिकल लोकल कस्टम और पर्सनल लोकल कस्टम। ज्योग्राफिकल लोकल कस्टम मैंने भी आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल जोधपुर में एप्लीकेबल है, किस में एप्लीकेबल है, जोधपुर में एप्लीकेबल है। फिर आगे अपन और चलेंगे तो पर्सनल एप्लीकेबल है। अगर कोई लोकल है, पर्सनल लोकल कस्टम का मतलब जोधपुर के अंदर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर वो कस्टम कैसे है, एप्लीकेबल है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो होता है डाइवोर्स कोर्ट में जाकर के, एक होता है छूट पल्ला। कौन सा वर्ड बोला मैंने, छूट पल्ला। तो छूट पल्ला डाइवोर्स करवाने के लिए वो क्या होता है, घर के बड़ेरे मिलते हैं, वो उसको बोलते हैं छूट पल्ला करवाते हैं, उससे क्या हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। तो उसके अंदर भी ये क्या हो गया, पर्सनल। और ये मेजरली किस में चलता है, मेजरली जाट में ज्यादा चलता है, और वो पर्सनल कस्टम हो गया। हर जाट में नहीं चलता है, कुछ कास्ट होती है, तो हर कास्ट के कुछ ना कुछ अलग अलग उनके क्या बनाए हुए होते हैं, कस्टम बनाए हुए होते हैं। तो ज्योग्राफिकल बेस का मतलब जोधपुर के अंदर, जैसे जोधपुर के अंदर गणगौर का कोई कस्टम होता है, वो ज्योग्राफिकल के हिसाब से कस्टम बनाते हैं। और पर्सनल लोकल कस्टम, कोई पर्टिकुलर जो कास्ट है, पर्टिकुलर कोई रिलीजन है, उस रिलीजन की कोई कास्ट है, वो क्या करती है, उन कस्टम्स को
बनाती है और उसको फॉलो करती है। अगर छूट पल्ला हो गया, कल कोर्ट में जाएंगे कि साहब हाँ हमारा छूट पल्ला हो गया और हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या कर लिया, छूट पल्ला करके डिवोर्स ले लिया, तलाक हो गया, तो उसके बेसिस पे वो क्या माना जाएगा, वैलिड कस्टम माना जाएगा। अगर आप फिर बाद में आप कहीं पे भी कुछ भी अप्लाई करोगे और उसमें आप लिखोगे भाई हमारा डाइवोर्स हो चुका है, कैसे डाइवोर्स हुआ भाई, छूट पल्ले से हुआ, हम इस कास्ट के हैं, इस कास्ट के अंदर ये हमने छूट पल्ले का सिस्टम है, और उससे आप बता करके क्या हो जाएगा, आपका डाइवोर्स मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, लीगल कस्टम दो में डिवाइडेड है, जनरल कस्टम और लोकल कस्टम। जनरल कस्टम पूरी टेरिटरी में लागू होगा, अप्लाई होगा, और लोकल का कस्टम किस में एप्लीकेबल होगा, ज्योग्राफिकल एंड पर्सनल लोकल कस्टम के अंदर। ज्योग्राफिकल मैंने आपको बताया कोई एरिया, जोधपुर राजस्थान, जोधपुर पाली, जोधपुर बाड़मेर। पर्सनल लोकल कस्टम कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वहां पर क्या है, कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लिए कोई कस्टम यूज करते हैं, तो इस ये हो गया। फिर लीगल कस्टम हो गया। अब अपन आते हैं कन्वेंशनल कस्टम के ऊपर। ये कन्वेंशनल कस्टम, ये था फर्स्ट अपने डिस्कस किया, अब है कन्वेंशनल कस्टम। कन्वेंशनल कस्टम का मतलब क्या होता है, पुराने यूसेजेस जो लंबे टाइम से चले आ रहे हैं ट्रेड के अंदर, वो क्या हो जाते हैं, यूसेजेस। अब क्या होता है, कोई जो ट्रेड चलता है ना, व्यापार चलता है, जो बिजनेस चलता है, हर मंडी का, हर बिजनेस का एक अलग क्या होता है, ट्रेड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कन्वेंशनल कस्टम के अंदर यूसेज है। अब इसके अंदर क्या हो गया, एक ए है और एक बी है। ए और बी ने वो कस्टम था वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल जीरा मंडी है। जीरा मंडी के अंदर ये होता है कि अगर आपने कैश सारा सामान अगर कैश में दिया है, सारा सामान अगर कैश में उठाया है, जितना भी कैश में उठाया है, तो आपको 5% क्या मिल जाएगी, सीडी मिल जाएगी, मतलब कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कस्टम पूरा का पूरा जीरा मंडी के अंदर है। आपने अगर 100 किलो जीरा उठाया है, मतलब क्यूमिन सीड्स उठाई है, 100 kg उठाई है, तो उसके अंदर क्या मिला, जो भी बिल बना, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का बिल बना, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का बिल बना, तो ये कस्टम है वहां का क्या, कि आपको 5% क्या मिलेगा, सीडी मिलेगा, क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और कैश डिस्काउंट मिलेगा तो आपको पे कितने करने पड़ेंगे, 95। तो ये एक कस्टम है कि अगर हमने आपको कैश के अंदर पेमेंट किया है तो आप उनको 5% क्या करोगे, कैश डिस्काउंट दे दोगे। तो ये क्या है, कन्वेंशनल कस्टम है। और हर मंडी का, हर व्यापार का क्या होता है, एक एक तरीके का क्या चलता है, कस्टम, कन्वेंशनल कस्टम चलता है। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कस्टम है ये इम्प्लाइडली क्या है, माना जाएगा, सबको माना जाएगा कि भाई जीरा मंडी के अंदर इस तरीके का कस्टम चलता है लंबे टाइम से, 1950 से, 1960 से, 1970 से, 80 से, 90 से, तो ये लंबे टाइम से चला आ रहा है। अगर आपको जीरा मंडी में जाना है, कैश में देना है सारा सामान, कैश में लेना है सारा सामान, 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। बट ये तो क्या हुआ, इम्प्लाइडली, ये क्या हुआ, इम्प्लाइडली। अब अगर आपको इस चीज को, कैश डिस्काउंट को हटाना है, आपको जब भी कोई ट्रांजैक्शन करना है, जीरा मंडी में हो आप और अब आपको क्या करना है, कोई ट्रांजैक्शन करना है, तो आपको एक्सप्रेसली अगले को मना करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में कि साहब 5% का जो कैश डिस्काउंट है वो हम नहीं देंगे। इसका एक्सेप्शन है, ये जो भी आपको मैं बात बता रहा हूं, ये किसका एक्सेप्शन है, कन्वेंशनल कस्टम का एक्सेप्शन है। कन्वेंशनल कस्टम क्या कहता है, 5% सीडी कैश डिस्काउंट मिलेगा, मिलेगा, इम्प्लाइड है। आप भले बात नहीं करो तो भी वो जब बिल बनेगा, बनते ही 100 में से 5% डिस्काउंट करके 95 आपको पे करना है, तो ये इम्प्लाइड है। किसी को कोई बात बोलनी है, ना कुछ करना है और ना ही कुछ डिस्कस करना है डिस्काउंट के बारे में, वो अपना आप है, वो प्रिवेलेंट है उस मंडी के अंदर, सब कुछ प्रिवेलेंट है। बट अगर आपको वो चीज हटानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से ही बोलना पड़ेगा एक्सप्रेस वे में कि भाई अगर आपको ये अमाउंट, आपको अगर 100 किलो जीरा चाहिए तो भाई मैं तो कैश डिस्काउंट तो नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा, क्यों भाई अभी कोविड के अंदर बहुत फालतू भी ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, तो अब तो मैं कोरोना के पीछे, अब मैं आपको ये चीज नहीं दूंगा, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उस कस्टम को आप कर भी कैश भी क्या कहते हैं, मना भी कर सकते हो। अब यहाँ पर ये बात है कि अगर वो 5% डिस्काउंट देने से मना कर दिया, अब अपन दूसरा केस लेकर के चलते हैं कि आप गए मार्केट में आपने बोला कि भाई 100 किलो बोरी चाहिए जीरे की, ठीक है मिल जाएगी, बात हो गई। 5% डिस्काउंट की भी इम्प्लाइड है, बात करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है यहाँ पर 5% डिस्काउंट मिलता है। बट जब बिल आया तो आपके पास पूरे के पूरे उसने कितने चार्ज किए, 100 के 100 रुपीज दिए, कोई कैश डिस्काउंट नहीं दिया। उस सिचुएशन में अब आप क्या करोगे,
उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप उसके ऊपर केस कर सकते हो और मनी रिकवर कर सकते हो। जो भी कैश डिस्काउंट का जितना भी 5 रुपया बचता है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मनी रिकवरी सूट फाइल कर सकते हो। क्या बोलते हुए, ये बोलते हुए फाइल करोगे आप क्या कि हमारे एक बीच में एक कन्वेंशनल कस्टम था, वो इम्प्लाइड था और उसने मेरे को 5% डिस्काउंट नहीं दिया जो कि उसकी गलती है और मेरे से 100 के 100 रुपीज़ ले लिए। आई बात समझ में? अब अपन आगे चलते हैं, उसमें ये बोलता है कि कन्वेंशनल कस्टम जो है ना वो भी किस में है, 2 टाइप के अंदर डिवाइडेड है। किसमें, 2 टाइप में, जनरल और लोकल। जनरल मतलब ऑल ओवर इंडिया के अंदर वो एक कस्टम एप्लीकेबल रहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट के अंदर ये रहता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए का अगर कोई माल भेजा है कहीं पे, 1 लाख रुपए का अगर आपने माल भेजा है तो उसका 10% आपको क्या देना पड़ेगा, एडवांस देना पड़ेगा फॉर एग्जांपल। तो अब आप उसको कहीं से भी, चाहे आप जम्मू कश्मीर से भिजवाओ, चाहे आप साउथ से भिजवाओ, चाहे आप तमिलनाडु से भिजवाओ, चाहे आप दिल्ली से भिजवाओ, कहीं से भी भिजवाओ, तो वो पूरे अमाउंट का क्या 10% आपको डिस्काउंट एडवांस देना पड़ेगा। 10% क्या, एडवांस। और जब माल पहुंचेगा तब उसका 90% आपको देना है। तो ये एक तरीके का क्या है, जनरल कस्टम है। फिर एक तरीके का एक और लोकल कस्टम आ गया, वो पर्टिकुलर एक ही एरिया के अंदर चलता है। तो इस तरीके से क्या है, कन्वेंशनल कस्टम भी बन गए और ये भी क्या है, लीगल और बाइंडिंग है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो, ये इम्प्लाइड है। पहली बात क्या है, ये इम्प्लाइड है, मतलब अपने आप ही माना जाएगा कि सबको पता है, और अगर आप उसको एक्सप्रेस और डिस्कस नहीं करोगे तो भी इम्प्लाइडली वो माना जाएगा। तो ये हुआ लीगल कस्टम और ये हुआ कन्वेंशनल कस्टम। अब अपन बात करेंगे स्टेजेस ऑफ कस्टम की, कस्टम से लॉ कैसे बनता है। आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि वो कस्टम है, वो कस्टम का फैक्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो पहला, कस्टम फैक्ट एग्जिस्ट। कस्टम का फैक्ट क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। कोर्ट और लॉ उसको क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी। उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद में वो क्या बन जाएगा, कोडिफाइड लॉ बन जाएगा। मतलब उस लॉ को क्या बन जाएगा, एक सिस्टम में बन जाएगा। उसको कोडिफाई कर देंगे, उसमें सेक्शन डाल देंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट बना है। ठीक है, 1955। अब अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब आ रहा है क्या, एसेंशियल्स ऑफ कस्टम। कस्टम के एसेंशियल। तो कस्टम क्या है, 2 टाइप में कस्टम यहाँ पर भी क्या है, इसका जो अपन बता रहे हैं कि भाई बहुत पुराने टाइम से, लंबे टाइम से चला हुआ आना चाहिए। तो इसमें अब क्या है, बातें 2 तरीके से जुड़ रही है। एक तो है इंग्लिश लॉ और एक है इंडियन लॉ। क्या है, इंग्लिश लॉ और एक है इंडियन लॉ। तो इंग्लिश लॉ क्या बोलता है, इंग्लिश लॉ बोलता है कि जो कस्टम चल रहा है वो 1189 से पहले से जो चल रहा है, जो 1189 से पहले से जो चलना स्टार्ट हो गया है उसी को हम कस्टम मानेंगे। और 1189 जो ईयर है उसके बाद से अगर जैसे 1190 में अगर आ गया, 1190 लग गया और उस टाइम से अगर कोई कस्टम स्टार्ट हुआ है तो उस कस्टम को हम नहीं मानेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कस्टम को यहाँ पर जो टाइम की बात कर रहे हैं वो 2 में डिवाइडेड है, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ। इंग्लिश लॉ में क्या बोलते हैं कि अगर आपने 1189 से पहले से अगर कोई कस्टम चालू हो चुका है, उसकी टिक टिक स्टार्ट हो चुकी है, क्लॉक स्टार्ट हो चुकी है, तब हम उसको कस्टम मान लेंगे। और अगर 1189 के बाद में अगर वो कस्टम बनना चालू होना स्टार्ट हुआ है तो उसको हम नहीं मानेंगे। तो ये बात हुई इंग्लिश लॉ की। अब इसी एंटिक्विटी में, टाइम इमेमोरियल में अपन इंडियन लॉ की बात करेंगे। कौन से लॉ की बात करेंगे, इंडियन लॉ में। इंडियन लॉ में मनु ने बोला है कि एज ऑफ नाउ, अभी तक ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, ना ही ऐसा कोई रूल है, कोई टाइम फिक्स्ड नहीं है। यहां पर बोला है एंशिएंट टाइम, मतलब पुराने टाइम से, भले वो 20 साल पुराना हो, 25 साल पुराना हो, 30 साल पुराना हो, 40 साल पुराना हो, 50 साल पुराना हो, 100 साल पुराना हो, कितने साल भी पुराना हो, कोई टाइम फिक्स्ड नहीं किया है अपन ने इंडियन लॉ के अंदर। तो कोई भी कितना भी पुराना हो सकता है। तो ये तो बात हुई टाइम के रिगार्डिंग के, कस्टम कितना पुराना होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस क्या मतलब कि जो कस्टम है ना वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहना चाहिए। जैसा मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया, कॉन्टिन्यूसली क्या है, वो कस्टम चलते जाना चाहिए, चलते जाना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ टाइम तो उसको फॉलो किया फिर आपने उसको फॉलो नहीं किया। जैसे
शादी का है तो पहले कोई करते थे भाई 7 फेरे का, फिर बाद में कि नहीं यार 7 फेरों में ज़्यादा टाइम है, तो फिर अपन क्या करते हैं, अब अपन सिर्फ और सिर्फ मंगलसूत्र बनवा करके शादी करवा देते हैं कि नहीं यार मंगलसूत्र का भी सिस्टम सही नहीं है, अपन कुछ और सिस्टम करते हैं। ऐसे करते करते आपने क्या किया, सिस्टम चेंज करते गए, एक्सपेरिमेंट करते गए। फिर जब आपसे पूछा भाई कौन सा लॉ बनाना है, तो कैसा आप 7 फेरे वाला बना दो। नहीं भाई वो तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? अरे आप तो उसको कभी तो ऑब्जर्व करते हो, कभी ऑब्जर्व नहीं करते हो, कभी उसको रोक देते हो, कभी उसको वापस से स्टार्ट कर देते हो। ये कोई वीडियो गेम थोड़ा ना है, कस्टम है। तो यहाँ पर क्या है, हर चीज़ क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। उसका पर्टिकुलर क्या है, कॉन्टिन्यूसली उसका यूसेज होता रहना चाहिए, यूज होता रहना चाहिए। फिर फोर्थ, पीसफुल एंजॉयमेंट। जो भी कस्टम हो उसका एंजॉयमेंट सोसाइटी क्या करे, एंजॉयमेंट उसका पीसफुली करे, ना कि उनको कोई दर्द हो, ना कि उनको कोई पेन हो, ना कि उनको कोई ग्रीफ हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। जो भी कस्टम को आप यूज कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, पीसफुल एंजॉयमेंट होना चाहिए। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया एवरी कस्टम नीड नॉट बिकम लॉ, मतलब एक बात बताई थी मैंने गुड लॉ, गुड कस्टम की, एक बताई थी मैंने बैड कस्टम की। बैड कस्टम में क्या, चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा बताया था। तो चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा की जब मैंने बात बताई थी तो उसके अंदर क्या है, चाइल्ड मैरिज मतलब बच्चों की शादी करवा दी। अब वो जो लड़की है वो रो रही है, वो थोड़े टाइम बाद में वो अब घरों के काम करेगी, घर का काम करेगी, तो मतलब अब स्कूल नहीं जा पाएगी, कॉलेज नहीं जा पाएगी, हायर एजुकेशन नहीं ले पाएगी। उसके बाद में उसको घर के काम के अंदर उसके बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की जिम्मेवारी, बच्चों को तैयार करना, मतलब खुद के स्कूल और कॉलेज जाने के टाइम पे उसको अपने बच्चों को बड़ा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी विमेन्स हैं, उन सबको क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई और उनके एंजॉयमेंट पे, पीसफुल एंजॉयमेंट पे क्या लग गई, रोक लग गई। तो यहाँ पर यही बात हुई है, पीसफुल एंजॉयमेंट पे क्या लग गई, रोक लग गई। भले ही वो कस्टम है, सब जने मानते हो, सोसाइटी के सब बड़े बूढ़े मानते हो, बट उसको कोई सैंक्शन नहीं मिली है, कानून ने उसको परमिशन नहीं दी है। अगर सिमिलरली इसके ऑपोजिट साइड में एक और सती प्रथा वाला, इसके साथ साथ में एक सती प्रथा वाला कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वाइफ को भी जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है। ऐसे कैसे? तो क्या करते थे, जब हस्बैंड की डेथ हुई तो उसकी जो भी डेड बॉडी होती थी, उसी चीता जो होती थी, उसी के ऊपर उसको फायर के अंदर डाल देते थे कि ये आई तो थी भले अपने अलग में, बट जब जाएगी तो हस्बैंड के साथ ही जाएगी। ये कौन सा लॉ, ये कौन सा कस्टम हुआ? तो वो कस्टम, उसे क्या बोलते थे, सती प्रथा। वो कस्टम बहुत लोगों ने उसको बहुत पहले तो बहुत अप्रिशिएट किया, बाद में राजा राम मोहन रॉय ने एक कैंपेन चलाया अवेयरनेस, उसके बाद में वो क्या हुआ, उस सती प्रथा को भी काफ़ी ख़त्म कर दिया और आज के टाइम में ना के बराबर है, 1% 2% फिर भी होती है। तो पीसफुल एंजॉयमेंट ऐसा कस्टम क्या काम का जो आप अपनी लाइफ को पीसफुली एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली इसका ऑपोजिट पीसफुल एंजॉयमेंट कौन सा, कि आपने इस तरीके का जो ये कस्टम अपन ने बताया 7 फेरे का, हिंदू मैरिज एक्ट में सब खुश है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्यादान का, आप कन्या दान कर रहे हो अपनी, तो ये भी एक महादान है। तो उस तरीके से भी ये जो कस्टम है, ये सब जने पीसफुली एंजॉय कर रहे हैं इसको, इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। बट एक कस्टम एक और आ गया, दहेज का कस्टम आ गया, वो पुराने से चला आ रहा है, तो वो क्या हो गया, बैड कस्टम हो गया। उसमें क्या होने लग गया कि अगर फादर ने अपनी बेटी को अच्छे रुपए दे करके नहीं भेजे, डाउरी नहीं दी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो जो लड़के वाले हैं वो उसको क्या करेंगे, बुली करेंगे, उसको परेशान करेंगे, और उसको परेशान करने के बाद में अल्टीमेटली लड़के का जो फादर है वो या तो सुसाइड कर लेगा, वो या तो अपना घर बेच करके उसको रुपए दे देगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है जो कस्टम होना चाहिए वो ऐसा कस्टम होना चाहिए जो सब जने क्या करे, उसको पीसफुली एंजॉय करे। क्या करे, पीसफुली एंजॉय करे, कोई भी उसको परेशानी से उसको फेस नहीं करे। तो ये 4th पॉइंट हुआ। 5th पॉइंट, ऑब्लिगेटरी फोर्स। ऑब्लिगेटरी फोर्स का मतलब कि सब जनों को उसकी क्या मिले, जनरल पब्लिक को क्या मिले, एक सपोर्ट करे, जनरल पब्लिक भी क्या करे, उसको सपोर्ट करे। जनरल जो ओपिनियन है वो ये चाहते हैं कि हाँ भाई ये कस्टम बहुत अच्छा है, इसको हम सब का सपोर्ट है और हम सब जने इसको एज ए मैटर ऑफ राइट हमारा कस्टम के तौर पे हम इसको कानून मानेंगे। तो एक ऑब्लिगेटरी फोर्स भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऑब्लिगेटरी फोर्स भी होनी चाहिए। 6th, सर्टेनिटी। कस्टम, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी का, एक सर्टेनिटी होनी चाहिए, मतलब स्थिरता रहनी चाहिए। कभी आप शादी के लिए एक
नंबर रूल अप्लाई करते हो, कभी आप शादी के लिए 2 नंबर रूल अप्लाई करते हो, कभी 3 नंबर रूल अप्लाई करते हो, कभी 4 नंबर अप्लाई करते हो। फिर जब आपसे पूछा गया कि भाई कौन सा रूल अप्लाई करना है, तो आप बोलते हो 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, मर्जी पड़े जो कर लो, ननियाल नहीं है। आपको जैसा भी करना पड़ेगा, यहाँ पर सर्टेनिटी क्या होनी चाहिए, एकदम हर चीज सर्टेन होनी चाहिए। आपने जो डिसाइड कर लिया है, जो आपका कस्टम चला आ रहा है, उसी को मानेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी आप कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, तो उस हिसाब से वो क्या हो जाता है, अनसर्टेन हो जाता है। किसी को पता भी नहीं पड़ता यार एग्जैक्टली है तो लॉ तो है, तो कस्टम है तो है क्या। ठीक है, फिर होती है कंसिस्टेंसी। आपको उसको रेगुलरली क्या करना है, यूज करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब, अब एक और चीज क्या होता है, कभी आप क्या करते हो, कोई एक कानून होता है तो उसमें आप उसी के सिमिलर एक और कस्टम बना देते हो। जैसे कि कोई सोसाइटी है, सोसाइटी में जैसे 100 लोग रहते हैं, तो 25 लोगों ने बोला कि हाँ हम ये चीज़ मानेंगे, 25 लोगों ने बोला नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, बाकी के 25 ने बोला नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, बाकी के 25 ने बोला नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो सब क्या अलग अलग है, सब जने क्या है अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, इनकंसिस्टेंसी आ गई है, इनकंसिस्टेंसी आ गई है, और यहाँ पर कोई सर्टेनिटी है। तो सर्टेनिटी और इनकंसिस्टेंसी दोनों एक तरीके की चीज़ है। और यहाँ पर क्या होनी चाहिए, जो भी कस्टम आप कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी ही होनी चाहिए कि हाँ हमको इसी तरीके से काम करना है, तो हमको इसी तरीके से ही काम करना चाहिए। फिर रिजनेबलनेस, रिजनेबल होना चाहिए। कस्टम क्या होना चाहिए, एकदम रिजनेबल होना चाहिए, अनरिजनेबल नहीं होना चाहिए। जैसे चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा वाला कितना अनरिजनेबल है, डाउरी सिस्टम कितना अनरिजनेबल है तो कस्टम, कस्टम चला आ रहा है, कितना अनरिजनेबल है, तो अनरिजनेबल है तो है। इस हिसाब से हम उसको कस्टम का लॉ में नहीं मानेंगे। तो कस्टम जो भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए, तभी उसकी कानून, तभी वो क्या बन पाएगा, कानून बन पाएगा। ठीक है, अब मैं वापस एक बार बताता हूँ। एसेंशियल मतलब एंटिक्विटी 2 में बटा हुआ है, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ। इंग्लिश लॉ में बोला है 1189 के पहले जो भी कानून, जो भी कस्टम बना है उसी को ही हम कानून मानेंगे, उसके बाद में नहीं मानेंगे। इंडियन लॉ में कोई टाइम पीरियड फिक्स्ड नहीं है, जो भी टाइम आपको लगाना है, जैसा भी चलाना है वो चलाओ आप, बट सही होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस लगातार यूज होना चाहिए, पीसफुली आप उसको एंजॉय कर पाओ। ऑब्लिगेटरी फोर्स, हम सब लोगों की ओपिनियन मिले कि हाँ ऐसा एक कानून होना चाहिए, हम सब का उसको एक सपोर्ट है और हम उसको मानेंगे एज अ मैटर ऑफ राइट। सर्टेनिटी मतलब कोई भी आपको अगर है तो वो तरीका बताना चाहिए, जो भी कस्टम के अंदर तरीका है वो तरीका बताना चाहिए, तरीका एकदम क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजिंग तरीका नहीं होना चाहिए, अनएम्बिगुअस तरीका नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए तरीके में। कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं हो बार बार आप चेंज करते जाओ, बार बार आप कभी उसको कुछ और बना दो, 25 जने कुछ और बनाए, बाकी के 50 जने कुछ और बनाए, तो वो क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं रह रही है, एक तरीके की समान कंसिस्टेंसी नहीं रह रही, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो उसमें क्या रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा। रिजनेबलनेस, हर कस्टम क्या होने चाहिए, एकदम रिजनेबल होने चाहिए, अनरिजनेबल नहीं होने चाहिए, जिससे कि अगले को परेशानी हो। कस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे सबकी क्या हो, कंसेंट हो, सब लोगों की भलाई के लिए हो, सब लोगों के वेलफेयर के लिए हो, सब लोगों की कन्वीनियंस के लिए हो, ना कि अनकन्वीनियंस के लिए हो। ठीक है, तो ये अपन ने आज किया कस्टम्स एज ए सोर्स ऑफ लॉ। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन प्रेसिडेंट एज ए सोर्स ऑफ लॉ।